जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खतरनाक किस्म की कहानी, जिसको सुनने के बाद में आप भी ये सोचेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आखिरकार ये 3 मर्डर की कहानी है जिसमें जो पुलिस वाले होते हैं, जो इस केस को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। आखिर ये इतना खतरनाक किस्म का केस होता है कि लोग बचने के लिए और न्याय के लिए पुलिस के पास जाते हैं और वही पुलिस का ही मर्डर कर दिया जाता है इस केस के अंदर। ये केस पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इसको सॉल्व करना। तो आज हम लोग इसी केस के ऊपर नजर डालेंगे कि आखिर कहां से इसकी शुरुआत होती है और कैसे कैसे क्या क्या इस केस के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में मैं हूं मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक लड़का है रमेश नाम का, जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करता है लॉबी मैनेजर की। अब जब वो अपने रेस्टोरेंट से छुट्टी लेकर बाहर निकलता है, तभी ग्राउंड पर आते आते उसकी फियोंसे की उसके पास में कॉल आती है, जिसकी कॉल वो उठाने के बाद उससे बात करता है। वो उससे कहती है आखिर तुम किसके साथ में इतनी देर से बिजी थे। वो उससे कहता है मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी था, आपसे मतलब, यानी कि वो लोग आपस में मजाक कर रहे होते हैं। अब ये लड़की थोड़ी सी किलसती है और कहती है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जल नहीं रही हूँ तुमसे, मतलब और सही सही बताओ तुम किससे बात कर रहे थे और आखिर तुम कितने बिजी रहने लगे हो, ना तुम मुझे टाइम देते हो और ना तुम मुझसे बातें करते हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी भी है या तुम सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हो। तो वो कहता है मेरी जान, आई लव यू, मैं तुम ही से शादी करूंगा और तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। तभी लड़की खुश हो जाती है और कहती है लव यू टू मेरी जान, मैं भी आप ही से शादी करूंगी। इतना कहकर वो कहती है ठीक है, तुम ऑफिस से घर आ जाओ, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। अब लड़के के पास में एक बाइक होती है एवेंजर, जो कि आप लोगों ने देखी हो, लंबी बाइक है काफी। तो वो निकलता है उस पर बैठकर अपने घर की तरफ। तभी रास्ते में वो बाइक चला रहा होता है, दो आदमी उसके बराबर में पैशन प्रो बाइक से आते हैं, जिन्होंने काले कलर के हेलमेट और काले ही शीशे के साथ में हेलमेट को पहना हुआ होता है। आने के बाद उनके बराबर में वो चलने लगते हैं बाइक पर ही। दोनों बाइकें साथ साथ चल रही हैं। तभी वो लोग अपनी गन निकालते हैं और उस आदमी की तरफ मारने को चलते हैं, लेकिन वो गन नहीं निकाल पाते। आदमी उनको देख लेता है, जो कि ये आदमी होता है जो कि मैनेजर था होटल के अंदर। अब ये भाई साहब जब भगाते हैं अपने एवेंजर को, तो रास्ते में एक भाई साहब इनोवा वाले अपनी कार को टर्न ले रहे होते हैं, मोड़ रहे होते हैं बीच रोड पर। उनकी वजह से भाई साहब रुकते हैं। तभी वो जो दो लोग थे इस पर गोली चलाते हैं, इसे बाइक से उतारते हैं और एक लड़का तो अपनी पुरानी बाइक लेकर भागता है और एक लड़का इसकी बाइक जो थी एवेंजर उसे लेकर भाग जाता है। अब ये लोग पहुंचते हैं इसको पुलिस अब ये लोग फोन करते हैं पुलिस के पास में, जो कि वहां पर भीड़ मौजूद होती है। पुलिस इस लड़के को उठाकर हॉस्पिटलाइज कराती है। तभी वहां पर उसकी वो फियोंसे पहुंचती है और उसके पिताजी पहुंचते हैं। इस लड़के की माताजी नहीं होती है। पिताजी पहुंचने के बाद पुलिस से कहते हैं सर, अब मेरा बेटा कैसा है, क्या वो बोल रहा है, क्या उसको होश है, या वो अभी एडमिट ही है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। पुलिस बड़े दुख के साथ में कहती है देखिए सर, आपके बेटे की जब हम उस तक पहुंचे थे जब मौत हो चुकी थी। उसको 3 गोली हमलावरों ने मारी थी, जिसके बाद किसी का भी बचना नामुमकिन हो जाता है। ये सुनकर उसकी फियोंसे और उसके पिताजी बहुत रोते हैं। अपने बेटे से चुपट चुपट कर वो रोते हैं और कहते हैं आखिर मेरे बच्चे का कसूर ही क्या था। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो लड़का था ना, जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा है इन गुंडों ने, ये बहुत ही खुश मिजाज लड़का होता है। हाँ, इसके अफेयर्स काफी रहते हैं। शादी तो इसकी अभी भी नहीं हुई है, लेकिन पहले इसका रिश्ता होने से पहले इसकी काफी अफेयर्स रहते थे, लेकिन इस लड़के ने उनको वक्त रहते सबको खत्म कर दिया होता है और ये काफी अच्छा लड़का रहता है। इस लड़के की पूछताछ जब पुलिस करती है पड़ोस में और इसके रिश्तेदारों में और इसके दोस्तों में, इसके कॉलेज में और जहाँ पर ये जॉब कर रहा होता है वहां पर, इस लड़के के बारे में पूछताछ काफी अच्छे से की जाती है, जहां पर पुलिस को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहां पर इस लड़के की कोई गलती साबित की जाए। अब पुलिस पहुंचती है उसके कॉलेज के अंदर, जहां से
पुलिस को ये मालूम होता है कि जो लड़का है इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे ये शादी करना चाहता था। अब ये जब उस गर्लफ्रेंड के बारे में लोग बताते हैं पुलिस को, तो पुलिस उस गर्लफ्रेंड को ढूंढती है जो इसकी पहले इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ढूंढते ढूंढते उसका पता लगाती है और पहुंच जाती है उसी के होटल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसी के होटल के अंदर जॉब कर रही थी जहां पर ये लड़का भी जॉब करता था। वो एक गेट खोलने वाले पर्सन के रूप में वहां पर जॉब कर रही थी। होटल रिसेप्शन पर पुलिस पहुंचती है और कहती है यहाँ पर रीमा नाम की कोई लड़की है क्या? तो रीमा बराबर में ही खड़ी होती है, वो कहती है जी सर, मेरा नाम ही रीमा है, बताइए आपको क्या काम है। तभी पुलिस उसके पास में पहुंचती है और कहती है जरा आप साइड में आएंगी। थोड़ी डर जाती है, कहती है कि सर ऐसी क्या बात है, मेरा जुर्म क्या है जो आप मुझे साइड में बुला रहे हैं। कहती है देखिए आपका जुर्म कोई नहीं है, लेकिन हो भी सकता है आपने जुर्म किया हो, तो हमारा काम पूछताछ का है। आप हमें वो चीज बताएं जो हम आपसे पूछ रहे हैं। वो उस लड़के का नाम बताती है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? कहती है हाँ मैं जानती हूँ, बताइए आपको क्या काम है इनसे, मेरे ये मेरे साथ ही यहाँ पर जॉब करता है। कहती है इस लड़के का मर्डर हो चुका है। तो लड़की एकदम से हड़बड़ा जाती है और कहती है क्या मर्डर हो गया, कैसे सर, कब? वो कहती है इसका कल ही मर्डर हुआ है। अभी लड़की थोड़ी सी अपसेट होती है और कहती है हाँ सर, इसका मेरे साथ में अफेयर था। ये लड़का मुझसे शादी करना चाहता था लेकिन मैं इससे शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना था कि इसने काफी लड़कियों को पहले अपने साथ में रखा है, उसके बाद मैं भी इसका एक निशाना हूँ, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। जिससे ये भी थोड़ा परेशान था और ये मुझे भी परेशान करता था। तो पुलिस कहती है तुम्हें परेशान करता था ना, इसीलिए तुमने फैसला किया कि तुम इसको मरवा दोगी। सच सच बताओ बात क्या है, वरना हमसे उगलवाना भी आता है। लड़की कस्में खाती है और यकीन दिलाती है पुलिस को कि सर मेरा इस केस से कोई भी हाथ नहीं है। पुलिस उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। अब जो इसके पिताजी थे इस लड़के के, वो काफी ज्यादा हड़बड़ाए हुए थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे। आखिर उनका जवान लड़का है जिसकी शादी होने वाली है 3 महीने बाद, उसकी अचानक मौत हो जाती है और अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान थे, वो सोच रहे थे कि आखिर पुलिस ने पैसे खाए हैं और वो कातिल को छुपा रही है। वो कैंडल मार्च निकालते हैं, धरने पर बैठते हैं और ऊपर तक जाते हैं, लेकिन उनका कुछ फायदा ऊपर तक जाने का भी नहीं होता। वो पुलिस को आकर धमकाते हैं कि देखिए आप मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए वरना मैं आपकी कंप्लेंट सीएम साहब से करूंगा। पुलिस कहती है देखिए सर, आप माफी चाहूंगा मैं कि हम आपको इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग नाकामी हैं या हम लोगों ने पैसे खाए हैं। बहरहाल यहाँ पर ये बात दब जाती है और इस तरह केस को थोड़ा सा लंबा टाइम मिलता है। अब जो इस केस की एएसआई थी, जो इसमें इन्वॉल्व थी इस केस के अंदर, जो कि इसकी जांच कर रही थी, वो एक दिन अचानक उन्नाव के लिए निकलती हैं अपनी स्कूटी पर। तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि हेलमेट पहने हुए होता है। आने के बाद में वो उनका गला घोंटता है किसी कपड़े से या किसी रस्सी से और उनको मार देता है। मारकर वो वहां से उनकी गन को चुरा कर भाग जाता है। इस केस के बाद, इस घटना के बाद शहर में वो हड़कंप मचता है कि आखिरकार ये कैसा केस है जिसके अंदर जो जांच में लगे हुए ऑफिसर्स हैं उन्हीं की मौत हो रही है। एएसआई को ऑन ड्यूटी मार दिया जाता है दोस्तों। आखिर ये सोचने वाली बात थी। अब वो ये केस बहुत बड़ा हो चुका है। अब एक इस केस में एक और पहलू है जहां पर नई दिल्ली के अंदर एक बॉम्ब विस्फोट होता है जिसके अंदर काफी लोग जख्मी होते हैं और काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। इस केस से पूरी दिल्ली के अंदर हड़कंप मच जाता है और लोग डरे हुए होते हैं, दहशत में होते हैं। तभी इस केस को सौंपा जाता है, एक मुस्लिम होते हैं वो, उनका नाम होता है अशरफ खान। उनको एक और केस सौंपा जाता है, वो इसकी तफ्तीश कर रहे होते हैं। फिर अचानक वो इस केस में एक बड़ा रुख लाते हैं, लेकिन उससे पहले ये अपने जो सीनियर ऑफिसर थे इनके, ये उनसे इजाजत लेते हैं कि मैं अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है आप घुमाइए, कोई नहीं, केस तो अभी चल ही रहा है, तफ्तीश में आपके लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप घुमाइए। चाहते हैं एक रेस्टोरेंट, और वहां जाने के बाद में इनकी नजर एक बंदे पर थी जिसको इस शीशे के बाहर से देख रहे थे। वो बंदा इनकी तरफ को देखता है, फिर नीचे लिखता है कुछ, फिर देखता है, फिर नीचे लिखता है, फिर देखता है, फिर नीचे कुछ लिखता है।
और देखकर उनकी तरफ उसे डस्टबिन के अंदर डालकर वहां से भाग जाता है। अब ये अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ये कहते हैं मैं 1 मिनट आया। ये पहुंचते हैं उस डस्टबिन के पास, वहां से उस पर्ची को निकालते हैं और उसके अंदर लिखा होता है एक पता। जी हाँ दोस्तों, एक मोहल्ले का, एक घर का पता लिखा हुआ होता है, उसके नीचे लिखा होता है इसके अंदर वो मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। इनको एक लड़के की तलाश होती है जिसमें बॉम्ब विस्फोटक के स्केच जारी होते हैं, जिनमें से एक जो स्केच होता है वो इसी लड़के का होता है। पुलिस वहां पहुंचती है, ये लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये लोग उससे कुंडी बजाते हैं और देखते हैं इसके अंदर वही लड़का है जिसको पुलिस को उसकी तलाश थी। वो उन्हें देखकर भागता है, लेकिन उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी इस केस में भी एक मोड़ आता है कि अब इनके एक खानदान में एक शादी होती है, जो कि होती है थोड़ी सी दूर लखनऊ के अंदर। ये लोग अपनी वैगनार गाड़ी से, इनके 3 बच्चे और एक बीवी और ये खुद होते हैं, 5 जनों की फैमिली होती है। अपनी वैगनार गाड़ी से ये लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ। लखनऊ शादी अटेंड करने के बाद जब ये लोग अपने घर वापसी आते हैं तो रास्ते में इनको रात हो जाती है। ये लोग 15 किलोमीटर बचाने के चक्कर में एक सुनसान जंगल के रास्ते से निकलकर आ रहे होते हैं। तभी एक एवेंजर बाइक पे 2 काले हेलमेट और काले शीशे के साथ आदमी आते हैं। इनके शीशे में से इन दोनों मियाँ बीवी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और इनको हाथों हाथ मारकर चले जाते हैं। इस केस के बाद सारे के सारे जो नई दिल्ली थी उसके अंदर, लखनऊ के अंदर इतना बवाल हुआ, इतना ज्यादा हड़कंप मच गया कि यार जो भी इस केस में इन्वॉल्व हो रहा है उसकी मौत हो रही है। आखिर जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा। इसके बाद काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन होता है और कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। अब ये केस 3 लोगों की हत्या का सबब बन चुका है। एक तो वो जो बेचारा बेकसूर मारा जाता है जिसकी शादी होने वाली होती है, दूसरी ये लेडी एएसआई पुलिस ऑफिसर, तीसरे ये भी बहुत ऊंची पोस्ट पर पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि बॉम्ब विस्फोट वाले केस को देख रहे होते हैं। इनकी भी मौत हो जाती है। अभी देखिए, जो लखनऊ की पुलिस थी जो उस वाले केस को हैंडल कर रही थी जिसमें वो लड़का मारा जाता है जो कि एक होटल के अंदर जॉब कर रहा होता है, जिसकी शादी होती है 3 महीने बाद। उस केस में एक जो दरोगा साहब थे वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। एक दिन वो भी एक रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उनको टॉयलेट लगता है और वो बाइक खड़ी करके नीचे उतरते हैं थोड़ा सा रोड से टॉयलेट करने के लिए। पीछे से लोग आते हैं और उन पर 3 फायर करते हैं, 3 में से 2 गोली उनको लगती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। ये लोग उनकी पिस्टल निकालते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस केस के बाद दोस्तों आप लोग सोच नहीं सकते कितना ज्यादा बवाल सारे के सारे आलम में मचा हुआ होता है, जिसमें पुलिस की नाकामी साफ तौर पर जाहिर की जाती है। तमाम मीडिया पुलिस के पीछे लग चुकी होती है, नेताओं का दबाव पुलिस पर बनता है कि आखिरकार इतने पुलिस ऑफिसर्स कैसे मारे जा रहे हैं एक मामूली से केस के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इस केस का खुलासा जो होता है सबसे पहले वो होता है उस लेडी एएसआई पुलिस ऑफिसर के बेस पर। उस केस का खुलासा होता है सबसे पहले दूसरे थाने का ये केस होता है, जहां पर ये मालूम पड़ता है सारे लोगों से कि इन एएसआई पुलिस ऑफिसर का एक दरोगा साहब के साथ में अफेयर चल रहा था, एक पुलिस वाले के साथ पुलिस वाली का अफेयर चल रहा था। लेकिन ये लड़की इनको छोड़ना नहीं चाहती थी और ये दरोगा इसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। इस बीच इन दोनों की काफी लड़ाइयाँ रहती थी, फोन कॉल्स पर भी इनकी काफी ज्यादा लड़ाइयाँ रहती थी। सबको शक जाता है उसी दरोगा के ऊपर, उसे उठाया जाता है और उस पर दबाव बनाया जाता है। पुलिस वाले उसको जब रिमांड रूम के अंदर लाते हैं तो कहते हैं कि देखो, तुमको डराने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो पहले से ही वाकिफ हो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम बिना पिटे बिना चिते हमें ये बता दो कि तुमने क्यों और किस तरह से एएसआई को मारा। ये तो हमें पता है कि तुम ही ने मारा, अब तुम बताओगे कि क्यों मारा और कैसे मारा। वो भाई साहब समझदार होते हैं और तुरंत के तुरंत बताते हैं कि सर देखिए, मेरा उसके साथ में चक्कर था,
चूंकि मैं अब शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैंने उससे मना कर दिया कि तुम मेरे साथ अब नहीं रहो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। लेकिन वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी। वो मुझे मेरी बीवी से पिटवाने की और उसको सब कुछ बताने की धमकियां देती थी। अब देखिए सर, इस बात से परेशान होकर मैंने उसे एक दिन नहर किराने किनारे बुलाया, ये कह कर के हम ये तुमसे कोई जरूरी बात करनी है अपने अफेयर के मैटर में, और तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें रात के वक्त घर पर छोड़ दूंगा। ये सुनकर ये बेचारी जो ऑफिसर होती हैं ये वहां पर पहुंचती हैं और इनकी गला घोंट कर हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक पुलिस वाला ही पुलिस वाली को मार देता है। आप लोगों को पता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ अहमियत एक पुलिस वाला बनने की। कितनी मशक्कतों, मेहनतों, रातों की लगन और माँ बाप का पैसा और उम्मीदों के बाद एक आदमी या औरत, लड़की या लड़का पुलिस ऑफिसर बनता है, वो भी इतनी ऊंची पोस्ट पर बनने के लिए तो पूरी पूरी लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन इन इस बंदे ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि मैं किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। और क्राइम ऐसी चीज है जिसका कभी ना कभी अंत होना तय होता है, उसका सच्चाई सबके सामने आनी तय होती है। ये बिना कुछ सोचे समझे उसको मार देते हैं और फिर इनको भी जेल की हवालात के पीछे की हवा इनको भी खानी पड़ती है। इस तरह से इनका ये केस सॉल्व होता है, जो कि अब बचते हैं ये दो पुलिस वाले जिनको मारा जाता है गोलियों से, और वो पहला बंदा जो कि लॉबी वाला मैनेजर होता है, इसको एवेंजर बाइक पर वो होता है, उसको गोली से मार दिया जाता है। इन तीनों को जो मारा था वो यही दोनों लड़के थे जो हेलमेट पहनकर आते थे। अब देखिए एक दिन क्या होता है, ये जो दोनों आदमी होते हैं हेलमेट वाले, ये पुलिस के अंडर में ही रहते हैं, लेकिन पुलिस इनको पहचान नहीं पाती है कि आखिर यही दोनों कातिल हैं। पुलिस इनको ढूंढ तो लेती है किसी भी तरह, लेकिन पुलिस इनको पहचान नहीं पाती है कि आखिर यही कातिल है। एक दिन होता क्या है, पुलिस इनकी रिकॉर्डिंग जो है, कॉल रिकॉर्डिंग, वो चेक करती है और सारे के सारे एक्टिव जो इनके सिम कार्ड होते हैं वो उसी जगह से एक्टिव मिलते हैं जहां जहां पर भी हत्याएं होती हैं इन तीनों लोगों की। पुलिस को इनको शक होता है और एक दिन ये लोग एक प्लान बनाते हैं, बहुत बड़ी ये लोग फील्डिंग बिठाते हैं सारे शहर के अंदर। ये कह दो कि जहां पर भी एक एवेंजर बाइक के ऊपर दो हेलमेट वाले दिखाई दे उनको पकड़ लिया जाए। अब किस्मत से होता क्या है कि पुलिस गश्त लगाए बैठी हुई होती है, तभी के तभी ये लोग इन्हीं के रोड से गुजर रहे होते हैं। इनको रोकते हैं, रोकने के बाद में ये रुकते हैं और कहते हैं, सिविल के अंदर रोकते हैं, ये मतलब सिविल ड्रेस में होते हैं, पुलिस अफसर अपनी ड्रेस में नहीं होते। तो कहते हैं, हाँ भाई कैसे रोका तूने, मैं कौन है तो कहते हैं पुलिस वाले, हम हैं तेरे बाप। इतना कहकर जो ये दोनों भगते हैं अपनी गन वन फेंक फांक कर। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया होता है। जब इनके चेहरे से हेलमेट निकाला जाता है तो ये निकलते हैं दोनों के दोनों वही जिन पर पुलिस को शक था। इन पर डंडा बजाया जाता है थोड़ा सा, तभी इनमें से एक लंबे बालों वाला आदमी कहता है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर होता है जिसकी डिटेल जब निकाली जाती है, वो कहता है कि देखो ऐसा डंडे मत न मारो, मैं बता रहा हूँ सारी बातें, हाँ दिमाग खराब मत ना करियो मेरा। वो कहते हैं कि हाँ भाई बता, ना कर रहे तेरा दिमाग खराब भाई साहब, बताओ, आपके लिए तो हम इतना परेशान इतने महीनों से, बताइए। तो वो पता है क्या बताता है कि उसने सबसे पहले एवेंजर वाले लड़के को क्यों मारा। आप लोग भी दंग रह जाएंगे सुनने के बाद। वो कहता है कि भाई हमें जरूरत थी अपनी पुरानी स्प्लेंडर को फेंक कर, पैशन प्रो को फेंक कर एक लंबी सी और हाई सीसी की बाइक लेने की और नई सी बाइक लेने की। तो एक दिन हम लोग रोड किनारे खड़े होते हैं ऐसी किसी बाइक के ताक में, और ये भाई साहब निकलते हैं होटल से हेलमेट वेलमेट लगाकर। हम इनसे कहते हैं बार बार के रुको रुको, साइड में लो बाइक, साइड में लो, लेकिन ये सुनता ही नहीं, बशर्ते हमें इस पर गोली चलानी पड़ती है इसकी बाइक को छीनने के लिए। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और उन पर इतने थप्पड़ लगाते हैं जिसके कोई ठिकाना नहीं। यानी सोचिए आप लोग, एक बाइक के लिए एक ऐसे बंदे की जिंदगी बेकार कर दी गई जिसने ना ही अपनी लाइफ में कोई गुनाह किया था और ना ही किसी के साथ में उसका कोई झगड़ा या फसाद या लड़ाई या कुछ भी उसका नहीं था। ऐसे बंदे की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस केस के अंदर ये वाला पहलू आया है। अभी तीसरा जो मर्डर था, जिस पर वो वाली जो जिसका कांस्टेबल की वो चुराई गई थी गन जो थी, जो कहते हैं हम पर एक पिस्टन की कमी थी जिसके लिए हमें उसको मारना पड़ा, हमें गन नहीं मिलती थी, ना कि हमारे पास पैसे थे।
अब हमें एक फिरौती मिली थी उस पुलिस वाले को मारने के लिए जो कि अपनी फैमिली के साथ था। चूंकि हमने उस पर गोली चलाई अंधाधुंध, हम लोग उसकी ताक में काफी महीनों से थे, लेकिन हमें इसकर मौका ये जब लखनऊ से घर आ रहा था जब ही मिला, रात को सुनसान एरिया में, इसीलिए हमने इसको भी मार दिया। और ये बात वो बहुत ही मुस्कुराते हुए तरीके से कहता है, जिससे जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़े बुर्ज खलीफा बनाई हो या लाल किला बनाया हो, इतने फखर से वो ये बात कहता है। खैर अभी ये लोग लंबे चमचे की दाल पी रहे होंगे और इनकी जिंदगियां खराब हो चुकी हैं। तो आप लोग ऐसे केसेस से दूर रहें, अपने गुस्से को शांत रखें, क्योंकि आज के वक्त में पुलिस बहुत ज्यादा सख्त है और सख्त होनी भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के अंदर पुलिस को सख्त होना चाहिए और चूंकि वो है भी। और अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आप लोगों ने सही सुना, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तभी हमारे देश के अंदर क्राइम रेट कम होगा। अभी देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में भ्रष्टाचार को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जो काम कोई ना कर रहा हो उसे पैसे दो और करा लो। ये कविता आजकल हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलती है। मैं चाहूंगा अपने इलाकों की पुलिस से ये गौर करें कि कहाँ कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर इस चीज पर रोक लगाई जाए। मैं मोहम्मद शाद आपसे विदा लेता हूँ इस केस के आखिर में। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो जो लोग हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। चाहे वो कैसी भी कमेंट करते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बहरहाल उन लोगों का मैं ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि हमारे हित में कमेंट करते हैं। हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उनकी कमेंट को पढ़कर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोस भी देखना जारी रखें। तो ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूं मैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।